मुझसे पहले बहुत खूबसूरत स्पीकर बोल रहे थे, उनका काम सच में देखने लायक है। जिन वीडियोस को फॉरवर्ड करके रोकर आप भूल जाते हो, ये वहाँ पहुंचकर उनके लिए कुछ करते हैं। और कई जगह तो ऐसी है जब वहाँ पहुँचते हैं और दरवाज़ा वो खटखटाते हैं तो वो माँ और उसके जो 2 बच्चे हैं जिनके घर लिंचिंग हो गई, वो डर के मारे और दरवाज़ा नहीं खोलते और अपने बच्चों को वो और ज़ोर से सीने से लगा लें। बहुत देर भी दरवाज़ा पीटने के बाद जब वो नहीं खोलते हैं तो उसकी वजह है कि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि कोई उनकी मदद करने आ सकता है। ऐसी जगह ये लोग पहुंचते हैं, वहाँ काम करते हैं। आपको भी उठना चाहिए और वहाँ पर पहुंचना चाहिए। उस जगह से बचना नहीं चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, उनका हाथ थामना चाहिए। एजुकेशन पे बात करने के लिए कोलैबोरेशन में मैं जो अभी खड़ा हुआ हूँ, आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत साल की खूनरेजी के बाद जब इस देश को आज़ादी दिलाने की ठानी तो उनको ये समझ में आया कि पिछले 200 साल में सिर्फ खून बहा है, लोग मरे हैं, गांव के गांव ट्राइबल्स के गांव अंग्रेज़ों ने जला दिए हैं और मिट्टी में उतना पानी नहीं है जितना लोगों का खून मिला हुआ है। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स गैदर होने के बाद उन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत पढ़े लिखे लोगों ने गाइड करके देश को आज़ाद कराया। जितने लोग 28 दिसंबर 1885 को एक जगह इकट्ठा हुए थे ये समझने के लिए कि हमें क्या करना है, उनमें बहुत सारी बातें कॉमन थी। तो ऐसा कहते हैं कि 72 लोग थे जो पहली बार मिले और वो इस देश को आज़ाद कराने के लिए उसकी क़यादत, उसका गाइडेंस करना चाहते थे। दरअसल वो एक देश बनाना चाहते थे और फिर उस बने हुए देश को आज़ाद भी करना चाहते थे। लेकिन उनमें सबसे पहला जो कॉमनैलिटी थी वो ये थी कि मैक्सिमम ऑफ देम वे लॉयर्स, वो लॉयर्स थे। दूसरी कॉमनैलिटी ये थी कि सब अच्छे बड़े घरों से थे, अपर मिडिल क्लास से ऊपर कई ज़मींदारों के बच्चे थे और ज़मींदार अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया करते थे लॉ करने के लिए। लॉ करना, क्योंकि ज़मींदार को एक लॉयर की हमेशा ज़रूरत पड़ती थी, तो बड़े बेटे को ज़मींदार लल्ला कहता था। तो लल्ला को कुछ और नहीं बनाना है, उसे लॉयर ही बनाना है, उसे लॉयर बनाने के लिए भेज दिया जाता। और दूसरा, ज़मींदार को हमेशा कलेक्टर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। तो वो चाहता था कि लल्ला जब तुम वहाँ पढ़ो तो कुछ पढ़ाई ऐसी करना, तैयारी ऐसी करना कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी वहाँ देकर ज़रूर आना। अगर तुम कलेक्टर बन गए तो सैया भय थानेदार, अब डर काहे का। तो यहाँ से बहुत सारे ज़मींदारों के बच्चे जिन्हें उनके वालिद खुद छोड़ने आते, ऐसे लल्ला और मुन्ना, उनको उन्होंने यहाँ से इंग्लैंड भेजा। जब वो इंग्लैंड गए तो वो गए थे लॉयर बनने, कलेक्टर बनने, लेकिन जब उन्होंने आज़ाद हवा में सांस ली, जब उन्होंने देखा कि एक देश क्या होता है, जब उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जब उन्होंने देखा कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बनने वो सारे कलेक्टर गए थे। उस ज़माने में एक ही अटेम्प्ट मिलता था और उस एक अटेम्प्ट में जब उनका कुछ नहीं हुआ तो वो सपना लेकर कि इंग्लैंड की जितनी सहूलियतें हैं, आज़ादियाँ हैं, क्या किसी दिन हमारे इस गरीब मुल्क में होगी, वो सपना लेकर वो वापस आए। एंड दिस वर द वेल इन्फॉर्म्ड मैन। किताबें लिखती हैं ये बहुत पढ़े लिखे वेल इन्फॉर्म्ड मैन थे जिन्होंने बैठकर ये सोचा कि हमें किस राह जानी है, कौन सा देश बनाना है। इसलिए आप किसी भी क्रांतिकारी की जब जीवनी पढ़ेंगे तो आपको उसमें 2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। एक, मैक्सिमम केसेस में वो बार एट लॉ इंग्लैंड होते हैं। दूसरा, वो सब सिविल सर्विसेज में अपीयरेंस होने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तब वो आकर अपने देश को, अपने समाज को, अपनी कौम को गाइड करते हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों है कि उनकी लीडरशिप ने वो करके दिखाया जो किसी और की लीडरशिप नहीं कर सकी। उसकी वजह है, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो ऐसे 7 सब्जेक्ट हैं
जिन 7 सब्जेक्ट्स की आपको इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले सब्जेक्ट के ही तहत आपको मैनिपुलेट करके घुमाया जा रहा है, आपके लिए दिलों में सिंपैथी को खत्म की जा रही है। उस सब्जेक्ट को कहते हैं हिस्ट्री। आपकी हिस्ट्री उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी है और एक बहुत बड़ा इदारा रात दिन उसमें नफरतें मिलाकर ऐसे परोसता है कि आप ना चाहें तो भी यहाँ पर एक दिखने वाला लेबल है और वो लेबल रोज और पक्का हो रहा है क्योंकि हिस्ट्री मैनिपुलेट हो रही है। लेकिन कितने लोग हैं आप में से जो खड़े होकर अपनी हिस्ट्री को किताबों से, पेज नंबर से डिफेंड कर सकते हैं? कितने लोग हैं आप में ऐसे जो खड़े होकर बता सकते हैं कि मुगल्स ने कितना अच्छा काम किया, उससे पहले तुगलक्स ने कितनी सारी नहरें बनवाई, उसके बाद सेक्युलरिज्म की सबसे अच्छी डेफिनेशन वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कैसे दी? और आप में से कितने हैं जो शशि थरूर की किताब की तरह एंगुस मेडिसन डच हिस्टोरियन को कोट कर सकते हैं, जो ये कहते थे कि दुनिया का 24.65% जीडीपी वो सिर्फ इंडिया कमांड करता था एंड इट वाज अंडर मुगल्स, वो मुगल्स के अंदर कमांड करता था। आप में से कितने हैं जो आर्किटेक्चर में बहुत महारत रखते हैं और वो समझा सकते हैं कि ताजमहल को द क्राउन ऑफ द पैलेस, ताजमहल ही क्यों कहा जाता है और दोबारा क्यों ताजमहल फिर से नहीं बनाया जा सकता? सवाल है, लेकिन हम में से इसमें जवाब देने वाला कोई नहीं। फिर दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आने वाले ज़माने में। जैसे जैसे सूरज की शिद्दत बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी ज़मीनें, हमारी मिट्टियाँ नमी खो रही है। और इस वक्त मैं एक देश को जानता हूँ जिस देश को उसके एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बच्चे भूखे सो रहे हैं। जब बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है उस देश के पास, तो ओपीएम की गोलियां वो मिलाकर पिला दे रहा है ताकि उसके बच्चे सो जाएं। हम उसे अफगानिस्तान कहते हैं। वहाँ की मिट्टी सबसे पहले अल्कलिनिटी और सैलिनिटी का शिकार हो रही है, वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रही है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में सबसे ज़्यादा सीटें पीएचडी की वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए रिजर्व कराई थी, ताकि अफगानिस्तान के लोग आए, यहाँ पढ़ें, जाकर वापस खेती करें और जवार, बाजरा, वीट उनके कंट्री में हो ताकि वो भूखे ना सोए और कम से कम ओपीएम से उनकी इकोनॉमी शिफ्ट हो जाए। ऐसे एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी के कितने जानकार हैं हम में जो दोबारा मिट्टी में पैदा करने की ताकत को पैदा कर सकें? जवाब है नहीं। तीसरा सब्जेक्ट ऐसा है जो भी हम में लगभग जीरो है, उस सब्जेक्ट को कहते हैं इकोनॉमिक्स। और कल रात को मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स स्पीक्स पॉलिटिक्स। मैं कई बार ये बात कोट करता हूँ, लाइफ में एक बार और चांस मिले पढ़ने का तो बची हुई सारी जिंदगी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये समझाता है जो हम चश्मों से नहीं देख सकते, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके पीछे का बताता है। आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि रोहिंग्यास को जहाँ से डिस्प्लेस किया गया मिलिट्री म्यांमार की, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाइना की मदद से लाना चाहती थी, इसलिए भी उन्होंने इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की ताकि लोगों के दिलों में डर बैठे और वो उस जगह को खाली करे। और मासूम रोहिंग्यास के आज हम क्या हालात हैं हम जानते हैं। आसिफ भाई उसके साथ मिलकर काम करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को इतना गहरा जानते हैं? फिर जवाब है कि हम में से बहुत लोग नहीं हैं। और फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे पहली किताब इक्वालिटी की आपने दी थी, उससे पहले धर्मशास्त्र थे, उससे पहले कैनोनिकल लॉ था, लेकिन वो कास्ट के हिसाब से लोगों को सजाएं सुनाता या उनको प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज देता था। आप जब लेकर आए हैं तो वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पहला, जिसके बिना दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाए, और वो सिद्धांत है ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। वो ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले सबसे पहले आप थे। आज आप में से कितने हैं जो खड़े होकर एटलीस्ट माइनॉरिटीज के या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज के राइट्स कोट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर से? जवाब है नहीं है। और फिर एक होता है जिसे इमामत की डेफिनेशन में कहा गया था, वक्त का इमाम वो होता है जो नब्बाज होता है। पूछा नब्बाज क्या होता है? कहा जो वक्त के ज़माने की धड़कन पे, नब्ज पे
वो हाथ रखता है और जानता है कि ज़माना किस तरफ करवट लेगा और उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। तो दुनिया में जितनी तरक्की की कर चुकी कौमें हैं उनका पैटर्न अलग होता है, आपका पैटर्न अलग है। आप बॉल के पीछे हॉकी लेकर भागते हो और वो कौमें क्या करती है, जहां बॉल आने वाला है वहां पहले जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उस बॉल को ऐसे गाइड करती हैं कि वो गोल पे गोल मारती हैं और आप अभी पीछे दौड़ते रह जाते हो। ये वाला करंट अफेयर्स जो है, हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर लोग अखबार भी पढ़ते हैं। जो व्हाट्सएप पे कचरा आ गया, हम उस कचरे को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कोई तहकीकी मालूमाती रिसाले हम में से बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये 7 ताकतें लेकर वो इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए 7 शोबों में उन्होंने एक समाज के निर्माण को शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री में जो उनके खिलाफ लिखा हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई को दिखाकर उन्होंने बताया कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं था, हमसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दुनिया में किसी का नहीं था, हमसे अच्छी ग्रेनरी किसी की नहीं थी। जब दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं था तब हम सील पर पिक्टोग्राफिक सिलेबल बनाया करते थे। उन्होंने दोबारा अपनी कौम को हिस्ट्री में विश्वास वापस दिया। जब तक आप अपनी आने वाली नस्लों को हिस्ट्री से शर्मिंदा होते देखेंगे, उनके दिलों में एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। इस आइडेंटिटी क्राइसिस को देखने के लिए अगर आप देखना चाहते कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है, तो उन अमेरिकन से मिलिए जो इंडिया के माँ बाप से अमेरिका में पैदा हुए। उनको वहाँ ABCD बोलते हैं, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज। उनको ये नहीं पता वो देसी हैं, उनको ये नहीं पता वो अमेरिकन है, वो उस तरफ जितना हो सके मिलना चाहते। सबसे पहले हिस्ट्री से शर्मिंदगी बंद होना चाहिए, उसके बाद आप यूजफुल होना चाहिए और आने वाले ज़माने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से लेके एनवायरनमेंट से लेके हर चीज़ में आपको दुनिया को लीडरशिप देना चाहिए। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस तरफ दुनिया अभी नहीं गई है, क्या आप में से है, हम में से लोग हैं जो उठकर उस तरफ जा सकते हैं? फिर हमें इकोनॉमिक्स समझना चाहिए और फिर करंट अफेयर्स का माहिर बनना चाहिए। इसी सिलेबस को अगर एक जगह मिलाएं तो दुनिया का सबसे खूबसूरत सिलेबस बनता है। हम उसे IAS का सिलेबस कहते हैं। IAS का पास होना, IAS में रैंक लाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसको जितना ग्लैमरस लाइमलाइट में दिखाया जाता है, हर कोई बैठकर एक दूसरे को वो मैसेज फॉरवर्ड करता है और पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन उसका रिजल्ट आता है मई में और दिसंबर में मुझे मैसेज आता है कि मुबारक हो, हमारे इतने बच्चे पास हो गए। इस देश का इतिहास बताता है कि पास होने वालों से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचकर किस्मत की वजह से या किसी वजह से जो नहीं पास हुए, वो वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे, वो वेल इन्फॉर्म्ड एस्पायरेंट बाद में इस देश के लीडर बने। आप उनका नाम जानते होंगे। उनका नाम मोतीलाल नेहरू है, उनका नाम बिपिन चंद्र है, उनका नाम कुछ ने तो उसमें से पास भी हो गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनका नाम खुद मोहनदास करमचंद गांधी है और इन सब को फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी है। इन सब लोगों ने जाकर वहाँ पर देखा। बदरुद्दीन तैयब जी तो खैर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फिरोज शाह मेहता को लाने जब ये लोग इंग्लैंड गए, कहा कि तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा इंसान है वो प्लान कर सकता है, वो एक देश को बना सकता है। तो उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह यहाँ बहुत सारे हैं जो इसी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से फेल हुए हैं। आपको कभी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के पहले 3 चैप्टर पढ़ना चाहिए। कैसे ये वेल इन्फॉर्म्ड लोग वापस आए, उन्होंने इस देश का निर्माण किया और आज हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत देश मिला। बात को समेटते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1.5 साल से हमारे दिल और दिमाग पर एक सनक सवार थी और वो सनक ये है कि क्यों ऐसा ना हो जाए कि जिसे अब्दुल पंचर वाला कहते हैं, ये वाली कौम का हर इंसान, हर बच्चा एक बार सिविल सर्विसेज में अपीयर हो जाए। अब ये इतना इम्पॉसिबल सा ख्वाब था, इतना इम्पॉसिबल सा ड्रीम था कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जिनके ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जिनके घर इतने छोटे हैं कि वो अपने घरों में बैठकर पढ़ भी नहीं सकते। कोरोना के वक्त में
जितनी बार पुलिस मारती तो उनको घर पे ढकेलती, तो पुलिस वालों ने हमें बताया कि ये घर नहीं जा सकते। पूछा क्यों नहीं जा सकते? कहा ये स्लम में एक कमरे के मकान में है, वो पहले से ओवर क्राउडेड है। जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि अगर वो काम ना करें तो उनके घर में रात का चूल्हा ना जले, वो बच्चे जिनके भविष्य में इलिटरेट पेरेंट्स की काउंसलिंग है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि किसी भी तरह की तालीम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ऐसा क्या किया जाए कि ये बच्चे आईएएस की एग्ज़ाम की एक बार कम से कम लाइफ में बहुत सीरियसली तैयारी करें, ताकि हमको वो सोचने वाले थिंकर्स मिले जो इस कौम को एक कलेक्टिव एजेंसी दे। तो जब हमने गौर से पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये कौम पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन एर्तुग्राल गाजी उसके सारे एपिसोड देखना चाहती है, और रात रात भर जग के देखने के बाद उन्हें हमारी हिस्ट्री नहीं पता, पर एर्तुग्राल कहाँ पैदा हुए थे, उनके कितने भाई बहन थे, वो कहाँ तक गए, उन्होंने क्या किया, वो देखना चाहती है। तो हमने किया फिर कुछ, पिछले 1.5 साल से हमने सारा का सारा आईएएस का सिलेबस उसको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया। विजुअलाइजेशन का मतलब आप हमारे लेक्चर्स में नेटफ्लिक्स की क्वालिटी से थोड़ा सा ज़्यादा, अल्लाह के फजल से कह रहा हूँ, नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी के अंदर आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज की तरह आप काली मिट्टी पढ़ने महाराष्ट्र के कॉटन जहाँ ग्रो होता है वहाँ ले जाकर पढ़ाया। अगर अजंता एलोरा के आर्ट पर सवाल आते हैं तो अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर ले जाकर जो किताबों में लिखा है उससे मैच करके दिखाया। अगर गंगा गंगोत्री से निकली है तो वो गंगोत्री से निकलकर जहां जहां जिन नदियों से मिलती है, आपने और हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ा, लेकिन हमने वो जगहें दिखाई और दो पानियों को मिलते हुए दिखाया। ऐसा हुआ वो आखिरी 3 महीने का काम उसमें बचा हुआ है, लेकिन हमने वेट नहीं किया, हमने उसको लॉन्च कर दिया। और लॉन्च करके बहुत छोटी सी एडवर्टाइजमेंट की और कुछ बच्चों को बुलाया। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने उसको देखना शुरू किया, उन्होंने देखकर तैयारी शुरू की। हम अपना लेक्चर उनको 25-25 मिनट का 2 दिखाते हैं, जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक तक कैसे डालनी हमने सीखी, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि बैकग्राउंड म्यूजिक में सही इस्तेमाल करने पर इमोशंस रिलीज होते हैं। उन इमोशंस के रिलीज के वक्त कोई पढ़ी हुई चीज़ हमें जिंदगी भर के लिए याद होती है। हमने स्टोरी टेलिंग पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें खत्म की कि किसी सिलेबस को कितना इंटरेस्टिंगली हम बता सकते हैं ताकि वो जिंदगी भर याद रहे। और फिर हमने जब उस कोर्स को बनाया और उसे लॉन्च किया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐप में हमें 550 बच्चे मिले। हमारी फीस भी हमने नहीं रखी, हमने सिर्फ इंटरनेट का, जिस ऐप कंपनी का ऐप लिया था उसका चार्ज उनको दिलवाया, जो बहुत ही कम था। उसके बाद जब हमको फ़ोन आना शुरू हुए तो हमारा दिल बड़ा होने लगा कि अल्लाह ने शायद कुछ हद तक ये वाले ख्वाब की तरफ हमें पैदल चलवा दिया है। पहला फ़ोन हमको ये आया कि सर आपका टेस्ट क्या मैं 8 बजे रात के बाद दे सकती हूँ? हमने उस बच्ची से पूछा 8 बजे रात के बाद क्यों? तो उसने कहा सर मैं घरों में काम करती हूँ, काम करके जब वापस आती हूँ तो मैं 8 बजे रात के बाद आपका वो देखती हूँ। फिर हमको एक फ़ोन आया कि सर इंटरनेट पे एक बार देखने के बाद आवाज़ सुनकर मैं रोटी पकाती हूँ। मैंने कहा आप रोटी कहाँ पकाते हो? तो कहा सर गुरुद्वारे के लंगर में रोटी बनाने के टीम में मैं हूँ, लेकिन मैं आपका लेक्चर सुनते हुए वो रोटियां बनाती हूँ, इसलिए मुझसे कभी कभी सुनने में कुछ गलतियां हो जाती। फिर हमको एक फ़ोन आया कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, महाबलेश्वर टूरिस्ट को ले जाता हूँ, तो जिस होटल में हम टूरिस्ट को रुकवाएं तो वो बदले में हमें कमीशन में कुछ देते हैं। तो आजकल मैं कमीशन नहीं लेता, उनसे वाईफाई मांगता हूँ, और जब वो थोड़ी देर के लिए अपना वाईफाई देते हैं तो मैं आपके लेक्चर उसमें डाउनलोड करके स्टोर कर लेता हूँ। ऐसे बच्चों का सपना जब जगने लगा तो हमारा दिल बड़ा होने लगा। लेकिन कोलैबोरेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात क्यों कर रहा था आपसे, उसकी वजह है हमें एक बात समझ में आई कि इन बच्चों के पास अगर सबसे अच्छा सिलेबस भी सबसे इंटरेस्टिंग बनाकर दिया जाए तो भी उनके पास एक गड़बड़ है, और वो ये है दे डोंट हैव फ्यू आवर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर वो सारे लोग
एक जगह इकट्ठा होकर कुछ देर के लिए दुनिया से कटकर उस इंटरेस्टिंग सिलेबस में डूबकर उन हार्ड लफ्जों को जिसको हमने उर्दू में और हिंदी में भी मिलाकर समझाया। हर लेक्चर 3 लैंग्वेज में है, पहले इंग्लिश में बोला है, फिर उस लाइन को हिंदी में रिपीट किया है, फिर उस लाइन को उर्दू में रिपीट किया है। तो वो डेडिकेटेड बिल्डिंग नहीं मिली जहां पर सिर्फ लड़कियों को हम रख लें और ऐसे रख लें कि उनके घर वालों पर भी कोई आर्थिक बोझ ना और घर में रहकर पढ़ना इससे महंगा हो। तो हम चाहते थे कि एक हमारा प्राइमरी एजुकेटर वहां हो, जब ऑनलाइन लेक्चर्स हो जाएं तो वो प्राइमरी एजुकेटर उनका हाथ पकड़कर उनको लिखना सिखाए, उनको एग्जाम देना सिखाए, उनको बताए कि अच्छे लिटरेचर का क्या वैल्यू होती है। एक सिस्टमेटिक एफर्ट हमको चाहिए था। तो अल्लाह ने फिर हमारी सुनी और वही 2 मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज का नाम हमने फर्नेस ऑफ परसिवरेंस रखा है। परसिवरेंस मतलब लगातार जद्दोजहद, फर्नेस मतलब वो भट्टी जिसमें रहकर आप लगातार जलते रहें, कुछ करते रहें। हमें 2 ऐसी बिल्डिंग ऑफर की गई, एक नॉलेज सिटी इंदौर में और एक अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के बाहर। इन 2 यूनिवर्सिटीज़, इन 2 बिल्डिंग्स में, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज में उन्होंने हमें ये ऑफ़र किया कि हम यहाँ पर सबसे अच्छे बच्चों को रख लेते हैं। 50 लड़की इस बिल्डिंग में हैं, 50 बच्चियाँ इस बिल्डिंग में हैं, 50 बच्चे उस बिल्डिंग में हैं। और उस डेडिकेटेड एनवायरनमेंट पे ऑनलाइन एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपने ऑनलाइन एजुकेशन की जितनी भी बुराइयां सुनी होगी उसका एक फ़ायदा है, आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना पड़ता। अगर आपका ऑनलाइन एजुकेटर बहुत अच्छा है तो वो ले जाकर वो दिखा देता है। तो हम पूरा सिलेबस वहाँ दिखा देते हैं। दिखाने के बाद जो हमारा वहाँ एक लोकल टीचर होता है जो हम दिल्ली से भेजते हैं, वो उन बच्चों से 2 इंटेलेक्चुअल शीट्स भरवाता है। क्यों? IAS का एग्ज़ाम अब उस लेवल पर चला गया है जहां कल बहुत बड़ी न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में, मैंने आपको बताया, चैट और GPT प्रीलिम्स में फेल हो गया। उसके किसी ने चैट और GPT को प्रीलिम्स का पेपर दिया, वो सिर्फ 54 मार्क्स ले पाया, वो फेल हो गया। क्यों? सवाल इतने खूबसूरत है, आपने सुने ही होंगे। ये नहीं कि गांधी कब पैदा हुए, कस्तूरबा से कब शादी की। सवाल ये थे कि गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अब वो चैट GPT ने उसका आंसर बड़ा अच्छा लिखा कि गांधी जी आज जिंदा हो ही नहीं सकते क्योंकि 154 साल कोई इंसान जी ही नहीं सकता। तो दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी एब्सर्ड एंड द पर्सन हु हैज आस्क्ड इट वेरी इनकरेक्टली। लेकिन जो बच्चा सेकंड रैंक आया था उसने बड़ा अच्छा जवाब लिखा था, जो आपने सुना होगा। उसने लिखा था कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे होते, तो फिर हम उन्हें इंडिया से निकाल देते, तो वो पाकिस्तान जाते, वहां चुप ना बैठते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते। तो पाकिस्तान जब उन्हें निकाल देता तो बापू अमेंडेड CAA में हम उन्हीं को, अपने ही फादर ऑफ नेशन को वापस लेते और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते, क्योंकि बापू खुद गजब के वकील थे। और जिस दिन खाने पीने की चीज़ों पे GST लगाई गई, दुनिया में क्या सीन होता, अगला डांडी मार्च बापू उसके खिलाफ निकालते। और मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का जिस दिन रिजल्ट आया कोर्ट से, उस दिन बापू आमरण अनशन पर जाते और ट्विटर पे ओबामा उनके फॉलोअर होते। और यूट्यूब पे सवेरे शाम सारी दुनिया उनके भजन का इंतजार करती और फेसबुक में सारे रिकॉर्ड टूट गए होते जितने लोग उनको फॉलो करते। अब आप चैट GPT वर्सेस इंसान देखिए, वो इंसान जिसको चैट GPT, गूगल सबका कहना है कि भाई इसका तो खात्मा हो चुका, उस इंसान ने जब इमेजिनेशन यूज़ की, क्रिएटिविटी यूज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ की, तो उसका आंसर ऐसे चमक गया जो चैट GPT भी नहीं दे पाया। तो हम आपको कोलैबोरेशन के लिए AMP के इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं, हमारे बहुत कड़क, बहुत ज़्यादा ही तगड़े, जिसको कहते हैं ना, कसौटियाँ हैं, आपको इस पर खरा उतरना होगा। आपको एक बिल्डिंग हमें देनी होगी। अभी आमिर साहब मुझसे कह रहे थे, प्रेसिडेंट साहब, की समीर भाई मस्जिद और मदरसे के बारे में ज़रूर बोलना। बस वही मदरसे जैसा डेडिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, बस वही मस्जिद जैसा एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट चाहिए। गुलबर्गा और रायचूर के 2 मॉडल है जो आपको कॉपी करना चाहिए।
मैं गुलबर्गा गया था तो उन्होंने कहा कि क्या आप कैरियर काउंसलिंग कर सकते हैं हर महीने? मैंने कहा वो इम्पॉसिबल है, पर मेरे पास एक फॉर्मूला है। बोले क्या? मस्जिद के बाहर अहाते होते हैं अमूमन बड़े बड़े, उन अहातों में आप कलेक्टर को बुलाइए अगले महीने और प्रोग्राम का नाम रखिए सर आपके जैसा कैसे बनते हैं, और कलेक्टर के सामने सारे मुसलमान बच्चों को टोपियां लगा के बिठवा दीजिए ताकि कलेक्टर भी देखे कि ये टोपी लगाने वाले कितना पढ़ना चाहते हैं। जब कलेक्टर से आप ये काम करवा चुके तो अगले महीने फिर एसपी को बुलाइए, उससे ये काम करवा चुके तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाइए। देखिए आपके बच्चों का ऐसी जगह आना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 15%, जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग्स होती है। वहाँ आपके बच्चा अगर मौजूद होगा तो जैसे आसिफ भाई कह रहे थे, दो कॉन्फिडेंस आएंगे। एक, जब वो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों और मिजाज के मुताबिक सामने वाले से पेश आएगा तो आपके मज़हब के लिए दिलों में नरमी आएगी। दूसरा, आप जब बिना किसी उम्मीद के लाइन में रहते हैं, जब आप किसी को उस तरफ लाइन में देखेंगे तो आपकी उम्मीद जगेगी। तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए। आप बस हमें एक बिल्डिंग दे दीजिए और उस बिल्डिंग में बच्चे से और उसके माँ बाप से सिर्फ नो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का तो खैर सवाल भी नहीं उठता, नो लॉस में भी थोड़ा सा लॉस उठाकर, बहुत कम सा, ताकि वो सस्टेनेबल रहे। उससे एक अमूमन चार्जेस लेते हैं जिससे घर पर रहकर पढ़ना भी महंगा हो, वहाँ रहकर पढ़ना थोड़ा सस्ता हो। और उस डेडिकेटेड इंटेंस एनवायरनमेंट में जो हमारा पैटर्न है फजर के बाद से लेकर रात तक, जहाँ पर बहुत इंटेंस डिस्कशन, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, बच्चे को हर डायमेंशन से एक चीज़ पढ़ाना ताकि वो आईएएस के नए ज़माने के सिलेबस का आंसर दे सके। नए ज़माने का सिलेबस आईएएस का बड़ा खूब है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछता है। वो ये नहीं पूछता पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई या दूसरी लड़ाई कब हुई या तीसरी लड़ाई कब हुई। अब वहाँ पे क्वेश्चन बड़े खूबसूरत है, वो ये पूछता है कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों हुई। और आप अलेक्सा से कभी पूछ कर देखना अपने घर पे कि पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों हुई, अलेक्सा कहेगी आंसर नॉट फाउंड। उसकी वजह है ये क्वेश्चन इंसानों के लिए बना था। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ने ये नस पकड़ ली है, हर वो इन्फॉर्मेशन जो फ्री है वो उसमें से सवाल पूछ ही नहीं रहे, वो सवाल उसमें से पूछ रहे हैं जिसे विजडम कहते हैं। और विजडम दो तरीके से आता है, एक डेडिकेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू और अच्छे लेक्चर्स को सुनने से, या इससे पहले जो स्पीकर थे उनकी तरह उस दंगा पीड़ित जगह पर जाकर आता है। आप जब वहाँ जाते हैं और जब आपका दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, तब आपको समझ में आता है कि मुसलमान होना, कलमा, उसकी क्या कीमत है। ठीक उसी तरह आप इस सवाल को एक बार आ जाओ सोचना कि गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। इसका जवाब या तो सिर्फ कस्तूरबा दे सकती है या वो बच्चा दे सकता है जिसने कस्तूरबा की तरह डूब कर पढ़ाई की हो। कल रात को एक सवाल छोड़ कर गया था मैं कि, और एक बाद में बहुत लोगों ने मुझे बहुत सुनाया भी। मैंने उनसे ये कहा था बिना डरे, मेरी आदत है भाई, जब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है तो डरना क्यों। तो मैंने एक बात कही थी कि 5 साल में आपकी स्कूलें बंद हो जाएंगी, और उसकी वजह मैंने बताई थी कि चैट और जीपीटी ने यूरोप पे अभी से ये असर डालना शुरू कर दिया है। हर तीसरा जॉब वहाँ जाना स्टार्ट हो गया है। आज मैं आपकी स्कूलें खुलवा देता हूँ, उसमें एनरोलमेंट बढ़वा देता हूँ। आप अपनी स्कूलों का सिलेबस जो आप पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस को सामने रखकर आप टेल अवीव चले जाइए, इज़राइल का एक सिलेबस है, और आप बीजिंग चले जाइए, चाइना का एक सिलेबस है, और आप यूएसए चले जाइए, वहाँ का एक सिलेबस है जिसमें फॉलोइंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो स्कूलें ये सिलेबस अपने सिलेबस के साथ नहीं मिलाएंगी वो स्कूलें पक्का कल रात की तरह बंद हो जाएंगी। और वो सिलेबस है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिटिंग ऑन अदर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एनीथिंग। जब आप मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो पानी की ये बॉटल
वो न्यूक्लियर फ्यूज़न बनती है या फिशन बनती है, जो अभी आसिफ भाई समझा कर गए थे। ये जो आग बुझाने का काम करता है, आप कभी साइंस के फॉर्मूले में किसी से मत कहना कि कहीं आग लगी थी, मैं उस पर जाकर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाल आया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में डाल आया, तो उसने कहा होगा फिर तो पूरी दुनिया खत्म हो गई होगी। लेकिन ये अल्लाह है। अल्लाह जब उसने कहा कुन तो फयकून हुआ। 2 भड़कने वाला और 1 जलाने वाला ऐसा मिले कि बुझाने का काम कर रहे हैं। आने वाले ज़माने में आपके बच्चों का ईमान भी नहीं बचने वाला है अगर वो अपने सिलेबस पर सोच कर ना पढ़े। अगर वो रटते रहे और वो सोच कर ना पड़े तो आने वाले ज़माने में नौकरी वोकरी जाने दीजिए, ईमान भी नहीं बचने वाला है। और जब वो सोचने बैठें तो सिर्फ पानी की एक बोतल बता देती है कि तुम्हारा रब कितना खूबसूरत है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ सर।